नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल एरा। आपको याद ही होगा जब आज से एक साल पहले लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहे थे, तब से ही कांग्रेस ने अपना रुख साफ रखा था ऑन द राफेल डील। कांग्रेस ने मोदी सरकार के ऊपर राफेल डील के करप्शन को लेकर एलिगेशंस लगाए, जिसका क्लैरिफिकेशन मोदी सरकार को देना पड़ा इन द पार्लियामेंट। बट ड्यू टू द पब्लिक इंटरेस्ट सीएजी को रिपोर्ट सौंपनी पड़ी टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें क्लियर मेंशन किया गया कि मोदी सरकार ने राफेल डील में कोई करप्शन नहीं किया है और ये डील बिल्कुल क्लियर है। परंतु आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 सितंबर 2020 को सीएजी ने एक रिपोर्ट सौंपी टू द पार्लियामेंट, जिसमें राफेल डील को लेकर कुछ गड़बड़ी की आशंका उसमें जताई गई। इस रिपोर्ट से विपक्ष को एक और मौका मिल गया मोदी सरकार को घेरने का। परंतु ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ क्या कहा गया है बाय द कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। तो बहुत कुछ है समझने को, बने रहिए मेरे साथ। बट बिफोर वी बिगिन, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी प्रोफाइल। तो आइए डिस्कस करते हैं रिसेंट कैग की रिपोर्ट के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ सिविल एरा। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ऑन 26 ऑफ सितंबर 2020, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि नो टेक्नोलॉजी हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय द रफाल मेकर्स। यानी कि जब राफेल की डील हो रही थी विद द फ्रेंच कंपनी कॉल्ड एज डसॉल्ट, तब उसमें एक क्लियरली ऑफसेट लिखा गया था, जिसमें कि ये मेंशन था राफेल जेट्स भारत को सौंपे जाएंगे तो उसके साथ उससे बनने वाली टेक्नोलॉजी और टोटल डील का कुछ परसेंटेज फ्रेंच गवर्नमेंट को भारत के साथ निवेश करना होगा, सो दैट इंडिया में भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके। भारत में जो भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, जेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें एक अहम योगदान होता है बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का। दोस्तों, डीआरडीओ जो कि एक इंडिजीनियस इंजन डेवलप करने वाला है कॉल्ड एज कावेरी फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट की आवश्यकता है, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साइंड इन द राफेल डील। परंतु जो भी राफेल डील्स के वेंडर हैं, उन्होंने आज तक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधी रखी है। दोस्तों, इस ऑफसेट क्लॉज को जानने से पहले हमको ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये राफेल डील है क्या। इन द ईयर 2016 इंडिया ने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कि 36 राफेल फाइटर जेट्स को भारत ने फ्रेंच गवर्नमेंट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 59,000 करोड़ का था। और ये 59,000 करोड़ ये आप और हम जैसे लोगों का टैक्स पेयर का ही पैसा है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जब ये राफेल डील डसॉल्ट कंपनी से यूपीए गवर्नमेंट ने साइन करी थी, तब उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई भी क्लॉज इंक्लूड नहीं था। परंतु उसके विपरीत जब एनडीए गवर्नमेंट ने 2016 में राफेल डील फाइनलाइज करी, तो उसमें यह कहा गया कि इनकी डील यूपीए सरकार से बहुत कम है और राफेल के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी का भी हम इंडिया में स्वागत करेंगे, जो कि बढ़ावा देगा मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को। परंतु इसमें समझने वाली बात यह है कि जब ऐसी डील्स दो गवर्नमेंट के बीच में साइन होती है, तो उसमें ऑफसेट क्लॉज का जो भी अमाउंट है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास राफेल जेट आ चुके हैं और ऑफसेट क्लॉज पूरा नहीं होता है, इससे हमारे देश को क्या नुकसान है? दोस्तों, इसका सीधा आंसर है देयर इज अ चांस ऑफ करप्शन, क्योंकि जब ये डील साइन होती है तो ऑफसेट्स क्लॉज का जो पैसा होता है वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसके कारण ये डील्स का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर ऐसे में ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं करते हैं, जो कि एक डाउट क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं करप्शन का। आखिरकार ये ऑफसेट पॉलिसी है क्या? दोस्तों, जब इतनी बड़ी कोई डील साइन होती है विद द अदर गवर्नमेंट, तो उनको एज ए कंपनसेशन कुछ और भी चीजें साइन करनी पड़ती है, जिससे कि आने वाले समय में और भी कुछ डील्स उनसे कर सकें। वो ही कंपनसेशन या तो निवेश के रूप में या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में किया जा सकता है, जिससे कि डील साइन करने वाली कंट्री में भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ सके। ये ऑफसेट पॉलिसी बनाई गई थी इन द ईयर 2005
उसके बाद से उसमें काफी बदलाव किए गए, परंतु उसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर कोई डील 300 करोड़ से ज्यादा की साइन होती है विद द अदर गवर्नमेंट, तो उस डील का 30% हमारे देश में वापस आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ऑफसेट्स, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अब जब इतनी बड़ी डील्स साइन होती है बाय द वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, तब उस डील्स का लेखा जोखा कौन चेक कर सकता है? तो इसका प्रावधान दिया गया है इन द आर्टिकल 148 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को एक अथॉरिटी दी गई है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर सके। दोस्तों, हाल ही में ऑन 8 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने 14th सीएजी के रूप में पद संभाला और राफेल डील्स के ऑफसेट को लेकर कुछ आशंकाएं जताई, जो कि आज चर्चा में है। अकॉर्डिंग टू द सीएजी रिपोर्ट, जो 17 से 19 तक का जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में आना था, वो पूरा नहीं आ सका, जिसके कारण फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी है, उनको अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए कहा गया। और अकॉर्डिंग टू द ऑफसेट पॉलिसी ऑफ राफेल डील, 30% डील का निवेश भारतीय मार्केट में करने का जो वादा था वो भी पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण सीएजी ने गवर्नमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि गवर्नमेंट इसके रिप्लाई में अपना क्लैरिफिकेशन कैसे देती है। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन द सीएजी रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे फॉर द फर्दर लेक्चर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड।